हेलो जय हिंद दोस्तों। ये बात आपको पता होगा दोस्तों कि केमिस्ट्री में जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट नियम है उन नियम में से कोई ना कोई एक नियम बोर्ड एग्जाम में पूछा ही पूछा जाता है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में दोस्तों केमिस्ट्री में जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट नियम यानी लॉ है वो सारा कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूं। और सबसे बड़ी बात कि बिना रटाए ये मैं साबित कर दूंगा वीडियो के अंत में। आपको कहीं भी रटना नहीं पड़ेगा, ये मैं दावे के साथ कहता हूं। बस वीडियो को पूरा अंत तक देखो। अगर लगे कि कहीं आपको रटना पड़ा, कोई भी चीज फील नहीं हुआ, महसूस नहीं हुआ, तो आप कमेंट बॉक्स खाली है, जो चाहो क्रिटिसाइज करके चले जाना, लेकिन वीडियो को पूरा अंत तक देखना दोस्तों। तो बिना देर के आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला है कोलराउस का नियम। यहां पे लिखे हुए भाषणबाजी को हम लोग पहले नहीं पढ़ेंगे दोस्तों, पहले इसे महसूस करेंगे, फील करेंगे, फिर उसके बाद ये सारी चीजें अपने आप आपको दिमाग में उतर जाएगा। कैसे, आपको साबित करके दिखाता हूं। सबसे पहले आप जान लीजिए, इस परिभाषा में देखोगे तो एक शब्द यूज होता है वैद्युत अपघट्य। अब ये वैद्युत अपघट्य क्या है? इलेक्ट्रोलाइट है क्या? आपको पता है कोई ऐसा विलयन या ऐसा कोई लिक्विड जो प्लस और माइनस में टूट जाए, ऐसा कोई द्रव जिसको हम जलीय विलयन में डालें तो दो हिस्सों में टूट जाए, प्लस और माइनस में। अगर वो प्लस और माइनस में टूट जा रहा है तो इलेक्ट्रोलाइट यानी वैद्युत अपघट्य है। ठीक है, और अगर नहीं टूट रहा है तो वैद्युत अपघट्य नहीं है। जैसे ग्लूकोज प्लस और माइनस में नहीं टूटता है, इसलिए वैद्युत अपघट्य नहीं है। यूरिया नहीं टूटता, इसलिए नहीं है। समझ आई मेरी बातें? बहुत सारे ऐसे अनगिनत एग्जांपल्स होंगे जो दोस्तों प्लस और माइनस में नहीं ब्रेक होता है। ठीक है, ये बात तो आपको समझ आ गई कि जो प्लस और माइनस में ब्रेक हो जाता है वो वैद्युत अपघट्य कहलाता है। चलिए, इतनी बात आपको समझ आ गई। अब अगली बात आपको बताता हूं कि मान लीजिए मेरे पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर में मैंने इस तरह का वैद्युत अपघट्य ले लिया है। ठीक है, किसी ने पूछा किस तरह का वैद्युत अपघट्य है, तो मैंने बोला NaCl का है। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि सोडियम क्लोराइड का मैंने क्या लिया, वैद्युत अपघट्य लिया। ठीक है, ध्यान से सुनते जाइए। इस चीज को जब हम जलीय विलयन में डालेंगे तो प्लस में और माइनस में ब्रेक हो जाएगा। सोडियम प्लस में टूट जाएगा और क्लोरीन क्या हो जाएगा, माइनस में ब्रेक हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ आई? अब इतनी बात अगर आपको समझ आई तो मैं अब जो बोल रहा हूं उसे बड़ा ध्यान से सुनिएगा। अगर इसको डालने से पहले जब ये टूटा नहीं था, उस दौरान अगर हम इसकी मोलर चालकता निकालते, तो उसे कैपिटल लैम्डा कहेंगे। क्या बोलेंगे? कैपिटल लैम्डा कहेंगे। ध्यान से सुनना। तो इसकी मोलर चालकता अगर हम निकाल रहे हैं ब्रेक होने से पहले, ठीक है, तो इसकी मोलर चालकता जो भी आ रही है, मान लीजिए क्वेश्चन मार्क, जो भी इसकी मोलर चालकता आ रही है, ठीक है। अब इसको डालने के बाद, ठीक है, अब यहां पे कहता है अनंत तनुता पे। अनंत तनुता, तनु का मतलब क्या होता है? सांद्र। और तनु का मतलब क्या होता है? तनु का मतलब पतला, पतला विलयन। जैसे एग्जांपल के तौर पे एक गिलास में 1 चम्मच चीनी डाला गया है और एक तरफ एक गिलास पानी में 20 चम्मच चीनी डाला गया, तो बताओ कौन पतला होगा? 1 चम्मच वाला। तो ये 1 चम्मच वाला क्या हो जाएगा, तनु हो जाएगा, और ये वाला क्या हो जाएगा, सांद्र हो जाएगा। समझ आई मेरी बातें? तो अनंत तनुता पे, ये आप बुक में देखा होगा, तो अनंत तनुता का मतलब समझ आए कि बहुत ही ज्यादा पतला विलयन। समझ लो, बहुत ही पतला। समझ आई मेरी बातें? तो ये मान लो अनंत तनुता पे है, ये बहुत ही पतला, इसके अंदर जो विलयन बना हुआ है, ये विलयन कैसा है? बहुत ही पतला है, पतला विलयन है। इसमें NaCl जो डाला गया है जलीय विलयन में, वो बहुत ही पतला है, गाढ़ा नहीं है, तो इसे बोलेंगे अनंत तनुता। तो अनंत तनुता के लिए क्या लिखते हैं यहाँ पे? इन्फिनिटी लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? इन्फिनिटी। इतनी बात क्लियर है? अब मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान से समझो। यह है डालने से पहले इसकी जो मोलर चालकता है अनंत तनुता पे, डालने के बाद जब ये आयन में टूटा तो इन दोनों की जो मोलर चालकता है, अब टूटने के बाद की मोलर चालकता को स्मॉल लेम्डा से इंडिकेट किया जाएगा। किससे? स्मॉल लेम्डा से। ठीक है, सोडियम की मोलर चालकता और स्मॉल लेम्डा किसकी? क्लोरीन की मोलर चालकता। तो जब इन दोनों की मोलर चालकता का योग किया, जोड़ा, तो ये टूटने से पहले जो इसकी मोलर चालकता थी, किसकी? सोडियम NaCl की। यम का मतलब होता है मोलर चालकता, यम लगा देते हैं। ठीक है, तो इसकी जो मोलर चालकता है, ठीक है, टूटने से पहले की मोलर चालकता जो है, वो टूटने के बाद जो इन दोनों की मोलर चालकताओं का योगफल है, वो क्या होता है? टूटने से पहले वाले मोलर चालकता के बराबर होता है। यही कोलराउस का नियम है। दिल से बताओ, ईमानदारी समझ आया या नहीं? क्लियर हुआ? इतना सरल और इतना आसान तरीके से डिलीवर करने वाले बहुत कम मिलेंगे। ये बात मैं एकदम डंके की चोट पे कह रहा हूं। बस ध्यान से देखो, आप एकदम इजीली समझ आ जाएगा। अगर आप साल भर अच्छे से नहीं भी तैयार किए हो ना, अगर मेरे वीडियो को फॉलो किया और मेरे प्लेलिस्ट को अगर जा करके अच्छे से देख रहे हो ना, जिस तरह से मैं बताते जा रहा हूँ, आपका परसेंटेज बहुत बेहतर आएगा। समझ लो मेरे बात, चौकात हो गए अपने मोहल्ले में। बस आप फॉलो करो। ठीक है, तो इसकी परिभाषा क्या बन रहा है? अनंत तनुता वाले विलयन पर किसी वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता, कैपिटल लैम्डा का मतलब टूटने से पहले, ठीक है, वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता
उसके धन आयन और ऋण आयन की मोलर चालकताओं के योगफल के बराबर होता है। देखो यही चीज लिखा है कि नहीं, योगफल के बराबर होता है, इसे ही कोलराउस का नियम कहते हैं। यहां तक क्लियर हुआ, इसे ही कोलराउस का नियम कहते हैं। पॉजिटिव वाला जो लिखा है स्मॉल में उसे आप बोलोगे धन आयन की मोलर चालकता, और जो निगेटिव वाला है उसे बोलोगे ऋण आयन की मोलर चालकता। अब बताओ यहां तक क्लियर है, पक्की बात मानो। तो कोलराउस का नियम ईमानदारी से बताना दोस्तों, आपको अब क्लियर हुआ कि नहीं। मुझे पता है कि आप बहुत भटके हो गए इन सब चीजों को लेकर के, रट्टा मारे होगे, लेकिन अब एकदम माइंड में एकदम अच्छे से सोचो तो आपको फील हो रहा होगा कि अनंत तनुता का मतलब होता है कि ऐसा विलियन होना चाहिए जो बहुत पतला है, ठीक है, और उसका जो मोलर चालकता है, फिर उसके बाद टूटने के बाद धन आयन और ऋण आयन की जो मोलर चालकता है उनका योगफल जो होता है वो बराबर होता है। इसे ही कोलराउस का नियम कहते हैं। अब बताओ समझ आया कि नहीं, यहां तक क्लियर हुआ, मजा आया। चलो अगले पे चलते हैं। अब ये तीन शब्द के बारे में समझना पड़ेगा, तब जाके ये फील हो पाएगा अच्छे से, ठीक है। तो मेरी बात को ध्यान से समझो। मान लो यहाँ कंटेनर है, ठीक है, ये हमने ले लिया एक कंटेनर। अब इस कंटेनर में मान लो ए नाम का, किस नाम का, ए नाम का मैंने कोई लिक्विड ले लिया, लिक्विड का मतलब द्रव, ठीक है, ए नाम का कोई मैंने लिक्विड ले लिया, और ये क्या है, शुद्ध है। क्या है बच्चों, ये क्या है, शुद्ध ए नाम का कोई द्रव है, इसमें कोई इम्प्योरिटी, इसमें कोई अशुद्धि नहीं मिलाई गई है, ठीक है, ए नाम का कोई द्रव है। अब एक सवाल मैं करता हूं, अब मैंने इसे गर्म करना शुरू किया, इसे मैंने टेम्परेचर देना शुरू किया। मेरी बात को सुनते जाना, जैसे जैसे गर्म करता जाऊंगा तो एक ऐसी अवस्था आएगी, एक ऐसी अवस्था आएगी कि धीरे धीरे इसके अंदर का दाब, रिपीट कर रहा हूं शब्द को, इसके अंदर का दाब बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, और जैसे ही वायुमंडलीय दाब से अधिक हो जाएगा इसका दाब, तो क्या हो जाएगा, वेपराइज होने लगेगा, भाप बनने लगेगा। अब आपसे एक सवाल करता हूं, अगर ये भाप बनने लगा, इसका मतलब है कि ये जो द्रव तुमने लिया था ये वाष्पशील था। कैसा द्रव था, वाष्पशील। वाष्पशील ही भाप बना पाता है, वाष्पशील ही वेपराइज हो पाता है। अगर यहाँ अवाष्पशील होता, जैसे एग्जांपल के तौर पे ग्लूकोज हो गया, यूरिया हो गया, ये अवाष्पशील है। क्या है, अवाष्पशील है, नॉन वोलेटाइल, ठीक है। वाष्पशील का मतलब वोलेटाइल और अवाष्पशील का मतलब नॉन वोलेटाइल, ठीक है। तो अगर मैं मान लो यहाँ पे ये जो है भाप नहीं बनता, कितना भी गर्म कर रहा हूँ, कितना भी गर्म कर रहा हूँ, भाप अगर नहीं बनता, तो इसका मतलब क्या है कि नॉन वोलेटाइल है, अवाष्पशील है, अवाष्पशील भाप नहीं बना पाता है। अब बात मजे की सुनो कि जब ये वेपराइज होगा, तो वेपराइज हुआ, वाष्प में बदला, तो वाष्प में बदला, तो वाष्प में बदलने के लिए जो इसको वाष्प दाब की जरूरत पड़ी उसे क्या बोलेंगे हम लोग, पी नोड कहेंगे। नोड किसके लिए लगाया जाता है, वाष्प दाब के लिए। किसके लिए, वाष्प। जब ये शुद्ध रहता है तो नोड लगता है, जब ये शुद्ध रहता है तो क्या लगता है, नोड लगता है, जब ये शुद्ध रहता है तो क्या लगता है, नोड लगता है। समझ आई मेरी बातें। तो ये क्या हो गया, ए का शुद्ध वाला वाष्प दाब हो गया। क्लियर हुआ यहां तक। अब मान लो, अब मान लो, अब मान लो यही सेम चीज है। ईमानदारी से देखो, ध्यान से समझना, अगर इसे अच्छे समझ गए तो तुम जो क्या कहते हैं वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन या वाष्प दाब का अवनमन जो फार्मूला आता है वो भी एकदम अच्छे से क्लियर कर जाओगे, प्रूफ कर दूंगा इसी बहाने। इसी बहाने ये जो है आपका फार्मूला, ये जो आपका फार्मूला है इसे मैं प्रूफ करके दिखा दूंगा। बस अब थोड़ा सा समय दो मुझे, ठीक है। कितना भी घुमा फिरा के पूछेगा, प्रश्न का जवाब अच्छे से दे पाओगे। समय बिल्कुल कम है, इसलिए रटने के बजाय थोड़ा 2 मिनट 10 मिनट ज्यादा लग जाए, लेकिन समझने की ज्यादा कोशिश करो। वैसे भी मेरे वीडियो का लेंथ उतना ज्यादा नहीं होता, क्योंकि फालतू की बकवासबाजी के बजाय काम पे ज्यादा फोकस कर देता हूं मैं। अब यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो यहाँ क्या हो रहा है कि आसानी से वाष्प में बदल गया, शुद्ध था। अब यही सेम चीज मैं यहाँ ले रहा हूं, वही सेम लिक्विड मैंने लिया है, ये है, ये क्या है, वाष्पशील है। क्या है दोस्तों, वाष्पशील। लेकिन एक काम इसमें मैं कर रहा हूं कि बाहर से मैं जानबूझ के बी नाम का एक और द्रव डाल दिया, और ये जो बी नाम का द्रव था, ये जो बी नाम का द्रव था, ये क्या था, अवाष्पशील था, ठीक है। क्या था, बी नाम का अवाष्पशील था। अवाष्पशील का मतलब होता है दोस्तों जो वाष्प में न बदले, ठीक है। तो अब मैंने फिर इसे गर्म करना शुरू किया। जैसे ही हम इसे टेम्परेचर देना शुरू किया दोस्त, जैसे हम इसे टेम्परेचर देना शुरू किए, धीरे धीरे टेम्परेचर पाते 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 ये फिर वाष्प में बदलने लगा, फिर वाष्प में बदलने लगा। लेकिन एक बात मैं कह रहा हूं, ध्यान से समझो। अब इसको वाष्प में बदलने के लिए, बड़ी बात बोल रहा हूं, अब इसको वाष्प में बदलने के लिए ध्यान से, अब बड़ी बात बोल रहा हूं, अब बड़ी बात बोल रहा हूं, इसको वाष्प में बदलने के लिए थोड़ी कठिनाई होगी। क्यों, क्योंकि बी जो है जगह जगह पे आ गया है,
अब बी वाष्प में बदल तो नहीं रहा है, लेकिन जगह जगह पे आने की वजह से रुकावट पैदा कर रहा है, ए को ऊपर जाने नहीं दे रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो वाष्प दाब आ रहा है, अब उसे वाष्प दाब न बोल करके, क्योंकि अब ये शुद्ध नहीं रहा ना, अकेला रहेगा तो शुद्ध है, जब दो लोग या दो से अधिक लोग मिल जाएंगे तो अशुद्ध हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्योर नहीं रहेगा, अशुद्ध द्रव हो जाएगा। और अशुद्ध द्रव का जो वाष्प दाब आता है उस पे नोड नहीं लगाया जाता, उस पे नोड नहीं लगाया जाता, बल्कि यहाँ पे नीचे में यस लगाया जाता है। यस का मतलब होता है सॉल्यूशन, सॉल्यूशन को हिंदी में बिलियन कहते हैं, क्या कहते हैं, बिलियन कहते हैं। तो ये बिलियन का वाष्प दाब होगा, ठीक है। और इसको बोला जाता है आंशिक वाष्प दाब बोलेंगे, ठीक है। तो ये जो वाष्प दाब, जो पी किसका वाष्प दाब है, ए वाले का, तो इसे बोलेंगे आंशिक वाष्प दाब, क्या बोलेंगे, आंशिक वाष्प दाब। मेरी बात समझ आई। अब आप कहोगे कि सर इसमें अगर बी जो मिलाया है वो भी अगर वाष्पशील होता तो, वाष्पशील होता तो क्या करते। अभी देखो डेफिनेशन एकदम इजीली क्लियर हो जाएगा, रटना नहीं है तो सीखो, ताकि फार्मूले जितने भी दिख रहे हैं आपको, ये सारे फार्मूले आपको क्लियर हो जाए, ताकि न्यूमेरिकल एकदम हंसते गाते कर सको। समझ रहे हो, ये फार्मूले अगर क्लियर हो जाएंगे तो न्यूमेरिकल फील कर पाओगे। अब मैंने न्यूमेरिकल इन सारी चीजों पे करा रखा है, अगर आप नहीं देखे हो तो मेरे न्यूमेरिकल वाले वीडियो में जाकर के प्लेलिस्ट में जाके जरूर देखो, चैप्टर वाइज न्यूमेरिकल कराया है, और एक वीडियो पूरे बुक का भी न्यूमेरिकल का मिल जाएगा, ठीक है। अब आप ध्यान से समझो, अगर ये वाष्पशील हुआ तो इसका मतलब बी भी वाष्प में बदलने लगेगा, तो बी का जो वाष्प दाब होगा उसे बी बोलेंगे, तो ए भी आंशिक वाष्प दाब होगा, ए भी आंशिक वाष्प दाब होगा, और दोनों को मिला देंगे तो विलयन का वाष्प दाब हो जाएगा, टोटल वाष्प दाब हो जाएगा। समझ आई मेरी बातें। लेकिन आंशिक शब्द का प्रयोग होगा जब मिक्सचर हो जाएंगे, जब अशुद्ध हो जाएंगे तो आंशिक वाष्प दाब बोलोगे। समझ आई मेरी बातें। और जब शुद्ध रहेगा तो केवल वाष्प दाब बोलोगे। ये बात समझ आई, इतनी बात क्लियर हुई। वाष्पशील का मतलब क्या है, अवाष्पशील का मतलब क्या है, समझ आया। अब मैं जो बात बोल रहा हूँ वो बड़ी खास बात बता रहा हूँ, ध्यान से समझो, ठीक है। अभी हम इसको यहाँ पे अवाष्पशील ही रहने देते हैं, ठीक है। अब आपसे एक सवाल करता हूँ, बताओ। अब जो बोल रहा हूँ ध्यान से समझना, डेफिनेशन से पूरा मैच कर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो आंशिक वाष्प दाब है, आंशिक वाष्प दाब यानी पी ए, ठीक है। और इसका जो मोल प्रभाज है, मोल प्रभाज का मतलब आप जानते हो ना, मोल प्रभाज किसे कहते हैं, मोल प्रभाज किसे कहते हैं, जिसका आप निकालना चाहते हो। जैसे मान लो ए वाले का मैं निकालना चाहता हूँ तो ए लिखूंगा, फिर ए वाले के मोलों की संख्या और नीचे में दोनों को जोड़ देंगे, ए के मोलों की संख्या प्लस बी के मोलों की संख्या, इसे मोल प्रभाज कहते हैं। ये तो बेसिक सी चीजें पता ही होगी, ठीक है। तो इसका जो आपका आंशिक वाष्प दाब है और इसका जो मोल प्रभाज है, ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है अनुक्रमानुपाती होते हैं। क्या होते हैं, अनुक्रमानुपाती होते हैं। अब आप ध्यान से समझो, जैसे ये प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे तो पी ए प्रोपोर्शनल हटेगा तो क्या होगा, बराबर का चिन्ह आएगा, और यहाँ पे पी ए नोड आ जाएगा। क्या आ जाएगा, पी ए नोड आ जाएगा। तो ये कह सकते हो कि जो आंशिक दाब है वो क्या है, शुद्ध वाष्प दाब और मोल प्रभाज के गुणनफल के बराबर होता है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, विलयन का जो आंशिक वाष्प दाब है वो किसके बराबर होता है, शुद्ध घटक का जो वाष्प दाब है तथा विलयन का जो मोल प्रभाज है उसके गुणनफल के बराबर होता है। इसे ही हम लोग बोलते हैं मोल प्रभाज, ठीक है। ये देख लिए, विलयन का आंशिक वाष्प दाब और शुद्ध घटक का वाष्प दाब और विलयन का मोल प्रभाज, ठीक है। इन दोनों का जो गुणनफल है, इन दोनों का जो गुणनफल है वो किसके बराबर होता है, आंशिक वाष्प दाब के बराबर होता है। ये होता है राउल्ट का नियम, ठीक है। अब वही बात यहाँ पे चीजें कही गई है, ध्यान से देखिए, ठीक है। वही चीज यहाँ पे कही गई है, यहाँ पे ध्यान देंगे। तो पी ये क्या है, विलयन के घटक का आंशिक वाष्प दाब है, एक्स ये क्या है, मोल प्रभाज है, पी ए नोट शुद्ध वाष्प, पी ए नोट क्या है, शुद्ध वाष्प दाब है। अब यहाँ तक क्लियर हो गया, तो फार्मूला दिख रहा है। इस फार्मूले को मैं समझा देता हूँ, ध्यान से समझो, इस पे न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है। अब ये फार्मूला कैसे आया, ध्यान से समझो। यहाँ पे मान लो मैंने कंटेनर लिया, इस कंटेनर में मान लो मैंने ए नाम का और बी नाम का कोई द्रव डाल दिया, और दोनों क्या है, वाष्पशील है, ठीक है। दोनों क्या है, वाष्पशील, यानी ए वाला भी वाष्प बनाएगा, बी वाला भी वाष्प बनाएगा। तो ए वाले की वजह से जो वाष्प बना उसे पी ए बोलेंगे। नोड लगा नहीं सकते क्योंकि मिक्सचर हो चुके हैं, शुद्ध नोड लगा नहीं सकते क्योंकि मिक्सचर है, दो लोगों का मिश्रण है, अकेला होता तो शुद्ध जरूर होता, ठीक है। तो बी वाले का वाष्प दाब, तो टोटल वाष्प दाब अगर कोई पूछे पी टोटल, तो पी टोटल क्या होगा, दोनों का वाष्प दाब अगर कोई पूछे पी टोटल तो क्या लिखोगे, पी ए प्लस पी बी लिखोगे या नहीं, हाँ या ना में जवाब दो। अब बताओ पी ए का फार्मूला क्या है, यहाँ पे देखो, जस्ट देखो, पी ए बराबर क्या होता है, एक्स से पी ए नोट। तो इस पी ए की जगह पे क्या लिख सकते हो, अब इस पी ए की जगह पे क्या लिख सकते हो, एक्स ए पी ए नोट।
और इस पी बी की जगह क्या लिख सकते हो, एक्स बी पी बी नोड, हाँ या ना। अब बताइए यही फार्मूला है कि नहीं, क्लियर हुआ। तो इस तरह से हम लोग टोटल यानी कुल वाष्प दाब निकालते हैं, समझ रहे हो। इस पे न्यूमेरिकल में मैंने कराया है, मेरे न्यूमेरिकल वाले वीडियो में देखोगे तो मिल जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। अगर यहाँ तक क्लियर है तो अगला प्रश्न आता है वान ठाप गुणांक क्या होता है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं वान ठाप गुणांक की, जो कि मेरे हिसाब से लगता है कि 2026 में इस पे या तो न्यूमेरिकल या तो वान ठाप गुणांक को परिभाषित करने के लिए पक्का पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम समझते हैं वान ठाप गुणांक है क्या। ध्यान से समझना, आपको पहले बेस समझाता हूं, फिर परिभाषा ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा, ठीक है। दो फार्मूला है, चाहे आप इसे ही इस्तेमाल कर लो चाहे इसे, दोनों का मतलब सेम है, ठीक है। हम इसके हिसाब से चल रहे हैं, ठीक है। मेरी बात को समझने की कोशिश करना। मान लो मेरे पास कोई ए नाम का चीज है, आगे चल करके दो या दो से अधिक लोगों में अगर टूट जाए तो इसे कहते हैं वियोजन होना। क्या बोलते हैं, वियोजन होना, ठीक है। और अगर मान लो मेरे पास यहाँ पे दो या दो से अधिक लोग हैं और जुड़ के अकेला हो जाए, जुड़ करके अकेला हो जाए तो उसे संगुणन कहते हैं। ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। अब आपको एग्जांपल के तौर पे आपको समझाता हूं कि वान ठाप गुणांक एक्चुअली में होता क्या है। वान ठाप गुणांक को आई से इंडिकेट करते हैं, किससे, आई से प्रदर्शित करते हैं। एकदम फील करो थोड़ा मेरे भाई, ठीक है, बहुत रट लिया। अब देखो, जैसे मान लो मेरे पास एक एग्जाम्पल है, AlCl3 है, ठीक है, एल्युमिनियम क्लोराइड है, ठीक है। अब ये क्या हुआ कि जब इसे जलीय विलयन में मैंने डाला तो क्या हुआ, 100% डिसोसिएट हो गया, 100% वियोजित हो गया, टूट गया, ठीक है। अब टूटने के बाद क्या हुआ, ध्यान से समझना, एल्युमिनियम अलग हो गया, ठीक है, एल्युमिनियम अलग हो गया और क्लोरीन अलग हो गया। एल्युमिनियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, ये बात पता है। एल्युमिनियम के ऊपर 3+ होता है, ठीक है। अब ध्यान से समझने की कोशिश करो, ये जो AlCl3 है इसके आगे कुछ नहीं है तो क्या छुपा हुआ है, 1 छुपा है। 1 छुपने का मतलब होता है कि 1 मोल है, ठीक है। कितना है, 1 मोल। यहाँ Al के आगे कुछ नहीं है तो क्या है, 1, यानी ये भी कितना है, 1 मोल है। यहाँ Cl के आगे क्या है, 3 है, क्योंकि 3 क्यों आया, क्योंकि यहाँ 3 था, आगे चला गया। ये बात तो बेसिक सी चीजें हैं, पता होगी, 10th क्लास से सीखते आ रहे होगे। 3 मोल हो गया, ठीक है। अब मैं जो बता रहा हूँ ध्यान से समझो, यहाँ पे ध्यान से समझना, ये क्या हुआ है, वियोजन हुआ है। इसका क्या हुआ, वियोजन हुआ है। तो वियोजन के बाद, टूटने के बाद, ध्यान से समझना, टूटने के बाद जो कणों की संख्या होती है, टूटने के बाद जो कणों की संख्या होती है, यानी वियोजन होने के बाद जो कणों की संख्या होती है, उसे अगर जोड़ दिया जाए, 1 और 3 कितना मिला के हो जाएगा, 4 हो जाएगा ए, फिर डिवाइड करो, और वियोजन होने से पहले जो कणों की संख्या थी कितना, 1 मोल था, यानी नीचे लिख दो 1, ठीक है। तो डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा उसे ही बोला जाता है वान ठाप गुणांक, आई। अब बताओ कितना इजी है, इसे ही बोला जाता है वान ठाप गुणांक। फार्मूला क्या है, फार्मूला क्या बन रहा है, वियोजन या संगुणन के बाद कणों की संख्या। तो देखो, वियोजन के बाद मैंने कणों की संख्या को ऊपर लिखा, अब वियोजन से पहले, टूटने से पहले जो कणों की संख्या थी उसे नीचे लिख दिया। समझ आई मेरी बातें। तो वियोजन या संगुणन के बाद कणों की संख्या और वियोजन या संगुणन के पहले कणों की संख्या का जो अनुपात होता है उसे ही वान ठाप गुणांक कहते हैं। फिर से देखो, वियोजन या संगुणन के बाद कणों की संख्या तथा वियोजन या संगुणन के पहले कणों की संख्या का जो अनुपात होता है, बटे का मतलब अनुपात, उसे ही वान ठाप गुणांक कहते हैं। समझ आई मेरी बातें। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो, विलयन में वास्तविक कणों की संख्या और आपेक्षिक कणों की संख्या का अनुपात जो होता है उसे हम लोग वान ठाप गुणांक कहते हैं, और इसे आई से इंडिकेट किया जाता है, ठीक है। समझ है मेरी बातें। तो इस तरह से आप आसानी से समझ सकते हो, ठीक है। अब एक और खास बात बता देता हूं, यहाँ पे आपको टिक आउट क्वेश्चन में काम देगा, ये बात ध्यान रखना, टिक आउट में पूछा जा सकता है। जैसे मान लो वियोजन के लिए, वियोजन के लिए जो वान ठाप गुणांक होता है वो सदैव याद रखना आई का वैल्यू 1 से अधिक होता है, यानी 1 से हमेशा अधिक होता है। लेकिन अगर संगुणन की बात करो, संगुणन की बात करो, तो संगुणन के लिए आई का मान जो होता है वो 1 से कम होता है। संगुणन का मतलब होता है, ध्यान से समझो, एग्जांपल के तौर पे जैसे मान लो इधर CH3 COOH है, इसके 2 अणु है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 लोग हैं, लेकिन यहां जाकर के अकेला हो जाता है, ये आपस में मिल करके क्या हो जाता है, बॉन्डिंग करके अकेला हो जाता है। तो बाद वाले को हम ऊपर लिखते हैं, अब पहले वाले को नीचे लिखते हैं। तो देखो ध्यान से, 1/2 1 से कम है कि नहीं, तो संगुणन के लिए हमेशा 1 से कम रहता है वैल्यू, टिक आउट में काम देगा, ठीक है। अब एक और मजे की बात बताता हूं, आपको कभी भी पूछा जा सकता है कि ग्लूकोज C6H12O6 इस तरह से अगर दे दिया जाए तो इसका क्या होगा वान ठाप गुणांक, टिक आउट में दे दिया ऑप्शन लगाने के लिए। तो एक बात याद रखना, विद्युत अपघट अभी कुछ देर पहले बताया था ना कि जो आयन में टूट जाते हैं विद्युत अपघट कहलाते हैं, और जो आयन में नहीं टूटते हैं वो विद्युत अनअपघट कहलाते हैं। तो विद्युत अनअपघट जो होते हैं उनका वान ठाप गुणांक सदैव 1 होता है। कितने के बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। समझ आई मेरी बातें, क्योंकि टूटते ही नहीं है, इसलिए जितना इधर है उतना ही उधर रहेगा। समझ आई मेरी बातें, आयन में टूटते नहीं है,
क्लियर हुआ मैं क्या कह रहा हूं? कि याद रखिएगा कि विद्युत अनअपघट्य का क्या होता है, वानठाप गुणांक 1 होता है। याद रहेगा ये बात? चलो यहां तक क्लियर हुआ, परिभाषा भी क्लियर हुआ, वानठाप गुणांक का फील भी हो गया होगा, महसूस भी हो गया होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है आपका हेनरी का नियम। अब हेनरी का नियम होता क्या है, ध्यान से समझो। यहां पे कह रहा है कि नियत ताप पर किसी द्रव में घुली गैस की विलेयता उस गैस के ऊपर लगाए गए आंशिक दाब के सीधे अनुपाती होता है, या फिर कह लीजिए सीधे अनुपाती की जगह क्या लिख सकते हैं, समानुपाती होता है। ये बात कह रहा है। अभी कहना क्या चाह रहा है यहाँ पे, ध्यान से समझिए। ये मोल प्रभाज है, ठीक ना, एक्स है। अब यहाँ पे ध्यान से समझिए इसके कहने का अर्थ क्या था, मतलब क्या था, मीनिंग क्या था, ठीक है, ध्यान से समझिए। जैसे अभी मैंने आपको बताया था ना कि जो भी हम लोग यहाँ पे लेते हैं, ठीक ना, तो उसका जो आंशिक दाब आता है उसके मोल प्रभाज के क्या होता है, समानुपाती होता है। यानी आंशिक दाब जो होता है मोल प्रभाज के क्या होता है, समानुपाती होता है, ठीक है। और जैसे ही इसे हटाओगे तो क्या हो जाएगा, एक कांस्टेंट आ जाता है के एच, ठीक है। तो के एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी बटे एक्स हो जाता है, ठीक है। यही फार्मूला हेनरी के नियम का होता है, हेनरी नियतांक कहलाता है, ठीक है। यहां तक आपको क्लियर होना चाहिए। तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, हेनरी का नियम पूछेगा तो आप सीधे सीधे नियत ताप पर किसी द्रव में घुली गैस की विलेयता उस गैस के ऊपर लगाए गए आंशिक दाब के समानुपाती होती है, इसे ही हेनरी का नियम कहते हैं। बाकी यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप लिख दीजिएगा, पी क्या है, एक्स क्या है, एच के एच क्या है। समझ आई मेरी बातें? जैसे ही यहां तक हो जाएगा फिर अगला प्रश्न आता है फैराडे का नियम, ठीक है। बहुत इजी है, मैं आपको समझाता हूं कितना इजी है। मैं आपको पूरी तरह समझाने की कोशिश करता हूं फैराडे का नियम क्या, एकदम इजीली डिलीवर कर दूंगा। देखो ये बात आपको पता है कि कोई भी कंटेनर है, इसमें मान लो एक इलेक्ट्रोलाइट इस तरह से है और इसमें वैद्युत अपघट्य है, विलयन, ठीक है। वैद्युत अपघट्य विलयन किसमें होते हैं, दो रूप में टूट जाते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव में टूट जाते हैं। किसमें टूट जाते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव में टूट जाते हैं। तो क्या होता है कि जैसे जैसे चार्जिंग डिस्चार्जिंग वाला खेल होता है तो उस दौरान क्या होता है, यहाँ पे आकर के इकट्ठा होने लगते हैं, जमने लगते हैं। तो एक सवाल का जवाब चाहिए मेरे पास, एक सवाल का आप जवाब दीजिए कि जितना यहाँ आवेश है, आवेश की संख्या जितना ज्यादा होगी उतना ही यहाँ पे जमेगा कि नहीं, और जितना जमेगा उसका वजन यानी मास बढ़ता जाएगा। तो यही बात यहां पे कही गई है कि जो मास है वो आवेश के समानुपाती है। आवेश की संख्या ज्यादा होगी, आवेश की संख्या ज्यादा होगी तो मास भी ज्यादा डिपॉजिट होगा। डिपॉजिट का मतलब इकट्ठा होगा। यही बात फैराडे अपने नियम में पहले में कह रहा है, प्रथम नियम में, कि विद्युत अपघटन के समय इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले पदार्थ का द्रव्यमान जो होता है वो प्रवाहित विद्युत धारा की मात्रा या फिर आवेश के सीधे समानुपाती होता है। समझ आई मेरी बातें? सीधे समानुपाती होता है, सीधे अनुपाती की जगह आप समानुपाती लिख लेना, ठीक है। यहां तक क्लियर है? तो यही बात प्रथम नियम में है, ज्यादा कुछ दिमाग लगाना नहीं है, बस सीधी सी बात है। यहां जितना ज्यादा आवेश होगा, इसमें जितना ज्यादा मात्रा में आवेश होगा उतने ही ज्यादा मात्रा में यहां पे जाकर के इकट्ठा होंगे वो लोग, उतने ही ज्यादा मात्रा में यहां जाकर के क्या होंगे, डिपॉजिट होंगे, चाहे सोडियम या फिर क्लोराइड। तो वजन बढ़ता जाएगा, आवेश कम होगा तो कम मात्रा में, मात्रा का मतलब वजन, ठीक है। ज्यादा आवेश होगा तो ज्यादा मात्रा में डिपॉजिट होगा। यानी सीधे सीधे 100 की बात एक है कि मास जो है इसका वो चार्ज पे डिपेंड कर रहा है, आवेश बढ़ेगा वजन बढ़ेगा, आवेश और ज्यादा रहेगा, ये और ज्यादा बढ़ेगा, इसलिए समानुपाती होता है। और ये बात जब भी ये हटता है, ये चिन्ह जब भी ये हटता है एक नया कांस्टेंट लेके आता है, और वो कांस्टेंट जेड है। यहाँ पे वो कांस्टेंट कौन है बच्चा, जेड है। समझ आई मेरी बातें? और इस जेड वाले कांस्टेंट को बोला गया है विद्युत रासायनिक तुल्यांक बोला गया है। क्या बोला गया है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक बोला गया है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ये है आपका फैराडे का पहला नियम। अब बात करते हैं फैराडे का दूसरा नियम क्या है। फैराडे का दूसरा नियम क्या है, ध्यान से समझो। यदि समान विद्युत मात्रा अलग अलग इलेक्ट्रोड से प्रवाहित की जाए तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थों का द्रव्यमान जो होता है वो रासायनिक तुल्यांक के क्या होता है, समानुपाती होता है। क्या होता है, रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होता है। ये बात तो ठीक है भैया। वही चीज यहाँ लिख दिया गया है, m1 बटे m2 बराबर E1 बटे E2। समझ आई मेरी बात? इसको आप W भी देखने को मिलता है यहाँ, W1 बटे W2। तो उसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है, छोटा सा डेफिनेशन है। इतना काम कर लोगे तो फैराडे का आपका दूसरा नियम भी क्लियर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा मददगार साबित होगा। अगर आप चैनल पे नए हो दोस्तों, इसी तरह बिना रटे अगर किसी चीज को सीखना चाहते हो तो चैनल को अभी ही सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करो ताकि मेरा भी सपोर्ट हो सके दोस्तों। तो मुलाकात करूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।